हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अब अपने सीडीपी की सीरीज़ की तरफ हम अपने फिफ्थ चैप्टर की ओर बढ़ गए हैं। हमने पहले क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से किया था, सेकेंड चैप्टर में सोशलाइजेशन किया था, थर्ड चैप्टर में हमने प्याजे की थ्योरी की थी और फोर्थ चैप्टर में लेव वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर अप्रोच की थ्योरी की थी। तो आज हम कोलबर्ग की थ्योरी करेंगे, जो सीटेट से लेके DSSS तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कोलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो हम आज यही वाला टॉपिक करने वाले हैं जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी में इन्होंने एक डेलिमा दिया है, जिसमें क्या है, हैंस डेलिमा, जिसमें वो हैंस एक आदमी है, उसके सिचुएशन पे बेस्ड इन्होंने 3 लेवल बना दिए हैं और उस 3 लेवल के दो स्टेजेस बना दिए हैं। वो 3 लेवल कौन सा है? पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और इसी के दो स्टेजेस बना दिए हैं और इसमें बोला है कि बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं इस लेवल पे। तो पहले लेवल में प्री कन्वेंशनल लेवल, तो पहले लेवल में जो 2 स्टेज हैं उसका पहला स्टेज कौन सा है? पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दूसरा है जो कन्वेंशनल लेवल, उसमें तीसरा स्टेज है गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। उसमें चौथा स्टेज आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेज। फिर हमारा तीसरा लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें हमारा 5वां स्टेज कौन सा हो जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और छठा स्टेज आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इन्होंने थ्योरी तो दे दी, लेकिन लास्ट में इन्हीं के स्टूडेंट कैरल ग्लीगन ने इन पे क्रिटिसिज्म करते हुए बोला है कि ये मेल बायस्ड थ्योरी है। मतलब इन्होंने लड़कियों को नेग्लेक्ट किया है और बॉयज़ को लिया है इस थ्योरी में। तो मेल बायस थ्योरी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस्ड थ्योरी है और ये जो थ्योरी है एप्लीकेबल नहीं है सभी कल्चर के लिए, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक कल्चर के लिए ही ये एप्लीकेबल है। तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और डिटेल्स में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट मतलब क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो मोरल जो डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। सोशल से ही क्या जुड़ा हुआ है? मोरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। और कोलबर्ग क्या मानते थे कि जो है बच्चों का जो विकास है वो स्टेजेस में होता है और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट को यूज़ करके एक डेलिमा दिया था जिसका नाम था हैंस डेलिमा। इसमें बच्चे सही और गलत के बारे में बात करें, ना कि सही और गलत को बताएं, सही गलत सिर्फ जवाब नहीं दे, उसके बारे में समझे भी। तो ये थी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। बहुत छोटी सी थ्योरी है और बहुत ईजी है, तो इसको ईजी वे में ही समझते हैं। मोरल डेवलपमेंट के क्या दिया है इन्होंने? 3 लेवल दिया है और 6 हर लेवल के 2 स्टेज हैं। तो 2 स्टेज हैं तो उसको हम देखते हैं। इसका पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो 4 से लेके 10 साल तक रहता है, जिसमें 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज और दूसरा स्टेज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला स्टेज में आ जाता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और दूसरा स्टेज में आ जाता है टिट फॉर टेट या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज। कन्वेंशनल लेवल पहला है, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल जो 10 से लेके 13 साल तक रहता है और ये इसके भी 2 स्टेज हैं, जिसमें अब तीसरा स्टेज आ जाता है गुड बॉय, तीसरा स्टेज आता है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और चौथा स्टेज आ जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। तीसरा हमारा ये लेवल है जिसमें आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी क्या, अब इसमें बच्चा 13 से अबव बच्चा हो गया है और इसमें बच्चे क्या 2 स्टेजेस हैं, इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। तो 5वां स्टेज है क्या? 5वां स्टेज है इसका सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेड एंड इंडिविजुअल फाइट्स और छठा स्टेज है इसमें, छठे स्टेज में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये जो है स्टेज को, इसको हम धीरे धीरे करके पढ़, तो चलिए स्टार्ट करेंगे।
अब ये है पहला लेवल, प्री कन्वेक्शनल लेवल, पूर्व परंपरागत लेवल, जो इसमें कितना बोला है कि 4 से लेके 10 साल तक, फिर 9 साल तक होता है, 9 साल तक या तो 10 साल तक, 4 से लेके 10 साल तक रहता है ये। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, सही या गलत के बारे में, सजा या इनाम या फिर समाज के नियमों को नहीं मानता कि बस मेरे को पनिशमेंट मिलेगी इसलिए मैं ये काम कर लेता हूँ, इस बारे में सोचता है। तो लेवल में पहला लेवल में क्या आता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड होता है ये। अब बच्चे ने क्या किया है कि उसको राइट रॉन्ग नहीं पता, उसने ये काम मतलब इसलिए किया है, बच्चा वो काम इसलिए करता है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा, ना कि राइट या रॉन्ग है। बच्चे को सिर्फ ये मतलब है कि इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो अब हैंस की डिलेमा पे जाते हैं, तो लॉजिक है कि मैं इसलिए चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पकड़े जाने पे पिटाई होगी। उसने क्या बोल दिया कि मैं इसलिए चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पकड़े जाने पे पिटाई होगी। तो क्या करा इसने, यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, डर यहाँ पे पैदा होता है। दूसरे स्टेज में आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे मतलब क्या होता है, जैसे टिट फॉर टैट, मतलब उसने मेरे साथ वैसा ही किया है तो मैं उसके साथ वैसा करूंगा, जैसे तुमने मेरी हेल्प करी है तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो ये वाली चीज हो जाती है, तो मैं उसकी मदद करूंगा क्योंकि वो भी मेरी मदद करता है। तो इसमें क्या आ जाता है कि मैं भी उसकी मदद करूंगा क्योंकि वो मेरी मदद करता है। दूसरा लेवल हमारा आ जाता है कन्वेक्शनल लेवल। दूसरा लेवल क्या है, कन्वेक्शनल लेवल। कन्वेक्शनल लेवल कब से कब तक रहता है, तो 10 से लेके 13 साल तक रहता है। 10 से लेके कब तक, 13 साल तक रहता है। इसमें क्या होता है, नियम, रिश्तेदार वगैरह या फिर अच्छा बच्चा बनना चाहता है। बच्चा क्या बनना चाहता है, अच्छा बच्चा बनना चाहता है। मतलब सबकी नज़रों में क्या कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा या अच्छे बच्चा बनूंगा। तो तीसरा लेवल में आ जाता है, तीसरा स्टेज में गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसमें बच्चा क्या होता है, अच्छा बच्चा बनने का ट्राई कर रहा होता है कि अब इसमें क्या बोला है कि मैं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी क्योंकि मम्मी पापा को बुरा लगेगा। तो इसमें क्या करता है बच्चा कि मैं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी क्योंकि मम्मी पापा को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे क्या अच्छा बच्चा बन रहा है बच्चा। स्टेज 4 में क्या आता है, मेंटेन सोशल ऑर्डर। अब बच्चा इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो सोशल ऑर्डर, जो समाज के जो ऑर्डर्स हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर को क्या करता है, इसमें टूटने नहीं देगा। इसमें क्या बोलता है बच्चा, रूल्स आर रूल्स। मतलब इसमें बच्चा को जो भी रूल बता दिया गया है वो रूल्स आर रूल्स को दे कैन नॉट ब्रोक मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मतलब वो रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहता है। जजमेंट जो भी लॉ, ड्यूटीज या फिर अथॉरिटीज के हैं उसको मेंटेन करके रखना चाहता है। जैसे इसमें क्या बोला है इसने कि चोरी गलत है क्योंकि कानून इसे मना करते हैं और इससे समाज बिखर जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा कि रूल्स आर रूल्स को मान रहा है। अगला है तीसरा लेवल हो जाता है और ये हमारा लास्ट लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चा 13 से ऊपर का हो गया है, बच्चा 13 से अबव हो गया है, 13 से अबव हो गया है और बच्चा क्या है, लेट अडोलेसेंस और अडल्टहुड में चला गया है। तो इसमें बच्चा क्या बोलता है, ये 5वां स्टेज है और इसमें बच्चा क्या बोलेगा, सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करेगा। बच्चा क्या करेगा, सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में और इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करेगा। जैसे कि कानून में सामाजिक अनुबंध माना जाता है, इसके बारे में बात करेगा। क्या चीज है कानून में जिसे बदला जा सकता है, इसके बारे में बात करेगा। क्या चीज जो है देश के लिए या फिर जगह के लिए सही नहीं है या फिर जीवन के लिए सही नहीं है, उसको चेंज करने का ट्राई करेगा। मतलब अब इसमें बच्चे क्या आ गया, इंडिविजुअल राइट्स की मेरा भी विचार माना जाए, मेरी भी चीजें मानी जाए। अब तो यहाँ पे यह क्या हो जाए कि चोरी गलत है, लेकिन अगर किसी का जान बचाने के लिए दवाई चुरानी पड़े तो कानून से बढ़कर जीवन की अहमियत है। तो यहाँ पे क्या बच्चा कर रहा है, अपनी अहमियत को बच्चे ने प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी अहमियत को प्रायोरिटी है।
छठा स्टेज आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये स्टेज तो बहुत बाद में जाके लोगों के बीच में आता है, नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, दुनिया में खाने पीने रहने जीने से ही मतलब है। यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब इसमें क्या होता है कि लोग खुद को चुनते हैं, सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल, खुद को चुनते हैं, जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, जस्टिस मांगते हैं। लॉ आर वैलिड, मतलब ये लॉ को बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो जस्टिस होना चाहिए वो निचले स्तर तक भी होना चाहिए। बिल्कुल न्याय जो है, जब वे न्याय पर आधारित हो, न्याय पर ही आधारित हो और उसका न्याय करना पड़े। तो इसलिए जैसे मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूँगा, इसमें क्या लॉजिक है, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूँगा, भले ही मुझे सजा मिले या कानून तोड़ना पड़े, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे गांधी जी रह गए, नेल्सन मंडेला, ये जो बहुत अच्छे नाम है, बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, ये मतलब हमारे देश के लिए इन ऐसे बनने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तप करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके ये ऐसे लोग होते हैं। तो इस स्टेज में बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं हैंस डिलेमा के, तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म और क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं। तो हैंस डिलेमा, हैंस की दुविधा, ये एक फेमस स्टोरी है। किसने दी थी? कोलबर्ग ने दी थी, जिसका नाम मतलब जो आदमी था उसका नाम ही हैंस था। इसने क्या किया कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी की थी। तो इसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए पैसे चुराए थे, क्योंकि उसके पास पैसे वैसे नहीं थे और ये दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसलिए और कोलबर्ग ने इस डिलेमा पे कितने 3 जो है लेवल बना दिए थे और 3 लेवल के, एक लेवल के 2 स्टेज, तो 3 लेवल बना दिए थे और 6 स्टेजेस बना के बच्चों को डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, किस एज में बच्चे कहाँ तक सोच पाते हैं, इस पे इसने एक मतलब पूरा थ्योरी बना दी थी। कैरल गिलिगन कौन थी? कोलबर्ग की स्टूडेंट थी। तो इन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया था? तो पहला तो इन्होंने किया था कि जो कोलबर्ग ने जो सैंपल लिया था वो मेल बेस्ड था। कोलबर्ग ने जो सैंपल लिया था वो मेल बेस्ड था, इसमें जो गर्ल्स को है बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था। पहली क्रिटिसाइज ये की थी कि इसमें क्या किया था कि मेल को इसने नेग्लेक्ट कर दिया था। और दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि ये नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, कि मतलब ये सभी संस्कृतियों पर ये जो सिद्धांत था ये लागू नहीं हो रहा था। क्या था? ये सिद्धांत जो है सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं हो रहा था। और तीसरा जो था इसने क्या किया था? हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, मतलब ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात की गई थी। तो कैरल गिलिगन ने क्या किया था? ये 3 चीजें थी जिसपे कोलबर्ग को क्रिटिसाइज किया था और इसका क्रिटिसिज्म को मतलब कहा था। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कौन कौन सा। एक तो ये बायस्ड सैंपल था, जिसमें मेल को ही दिया गया था, सिर्फ लिया गया था और गर्ल्स को हटा दिया गया था। यहाँ पे मतलब गर्ल्स पे फोकस ही नहीं किया गया था। ये जो था क्रिटिसिज्म, ये कोलबर्ग ने क्या किया था? नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, मतलब ये सभी कल्चर पे ये नहीं था। तीसरा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तीसरा मतलब ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, ये नॉर्मल सिचुएशन पे बेस्ड ही नहीं था। तो ये कोलबर्ग के 3 क्रिटिसाइज थे जो कैरल गिलिगन ने किया था। तो ये हमारा कोलबर्ग का टॉपिक भी यहीं ख़त्म होता है। तो हमारा ये कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है कि आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।